हमारे बीच में हमारे बहुत ही बुजुर्ग गार्जियन और प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज से जुड़े हुए नाम हैं। आप सब जानते होंगे और आजकल फेसबुक पे भी इनके काफ़ी फोटोग्राफ्स वगैरह आती रहते हैं। तो शांति स्वरूप बौद्ध जी सर, बुजुर्ग कह दिया तो मैं खड़ा हो गया। मंचासीन सभी विद्वानों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। नीचे बैठे मेरे सभी साथियों को भी मेरा जय भीम। इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि 65 साल के बाद आज हमें पता चला कि हमारी जुडिशरी में भी प्रतिनिधित्व नहीं है। मैं कहता हूं इस देश में कहीं भी हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है। जो कुछ है धोखा है, धोखा है, धोखा है। मैं क्योंकि बात चल पड़ी रोजगार देने की, तो मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि ये मानता हूं कि मैं कोई चित्रकार नहीं मगर चित्रकारी जरूर करता था। आज मुझे गर्व है, मेरा सीना फूलकर चौड़ा हो जाता है जब मैं ये बताता हूं कि मेरे ट्रेंड किए हुए 200 आर्टिस्ट आज दिल्ली में बड़े सम्मानजनक तरीके से अपना गुजर बसर कर रहे हैं। दूसरा जो आज उत्तर भारत के सबसे अधिक संख्या वाले गैदरिंग वाले कार्यक्रम हम कर रहे हैं, उसका लक्ष्य यह है कि भारतवर्ष के हर एक घर में मैं एक ऐसा कलाकार, ऐसा गीतकार, ऐसा संगीतकार पैदा करना चाहता हूं जो खुद भी इतना समर्थ हो कि बहुत सारे लोगों को रोजगार दे सके। यूथ फॉर बुद्धिस्ट इंडिया उसका नाम है और उसके जवान साथी यहां पर बैठे हैं और हमारे जो फोटोग्राफर यहां के आपकी वीडियोग्राफी कर रहे हैं, ये भी उस मशीन का एक हिस्सा है। आपने पासवान साहब यहां आकर के बड़ी कृपा की और दूसरी बहुत बड़ी कृपा की मेरे भाई दुसाद जी ने कि आपका अभिनंदन किया, वेलकम नहीं किया। हालांकि मैं अंग्रेजी के खिलाफ नहीं, मगर ये वेलकम शब्द मुझे इसलिए पसंद नहीं है कि इसमें कम शब्द लगा हुआ है। हम लोग दिल के धनी हैं। आपने पासवान साहब कितना कमाल कर दिया। आंख खुद को कभी नहीं देखती, सारे जहां को देखती है। मुझे ये भी पता है भाषण छोटा देना है, मगर जाते जाते एक उदाहरण मोटा देना है। मैं आज सुबह एक किताब की प्रूफ रीडिंग कर रहा था चश्मा पहन के। एक इंग्लैंड के बहुत बड़े अम्बेडकरवादी भिक्खु हुए हैं और अभी भी हैं। उनका नाम है पूज्य भंते संरक्षित जी। उनकी किताब की मैं प्रूफ रीडिंग कर रहा था। वो क्या कहते हैं, नेपाल भारत के पड़ोस में है। नेपाल भारत के पड़ोस में है। वहां धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं वरन हिंदू राज्य है, पर मुझे नहीं मालूम आज वहां की स्थिति क्या है। जब मैं 1949 और 52 के बीच वहां गया था तो जातिवाद वहां का केवल समाज द्वारा स्थापित नहीं अपितु आमतौर पर कानूनन लागू था। यदि आपने जाति प्रथा का पालन नहीं किया तो आप गिरफ्तार करके दंडित ही नहीं होते वरन जेल भी भेज दिए जा सकते हैं। इसके कई उदाहरण मुझे दृष्टिगत हुए। अकस्मात कोई स्वजाति से वंचित हो जाता था। एक समय की बात है जब मैं पल्ल्या तानसेन नामक एक बुद्ध विहार में ठहरा हुआ था। किसी ने काफी रात बीते एक दरवाजा खटखटाया। द्वार खोलने पर सामने एक हिंदू व्यक्ति के दर्शन हुए। तदोपरांत इस प्रकार बात हुई, क्या मैं इस विहार में रात भर के लिए ठहर सकता हूं? आप क्यों ठहरना चाहते हैं? दुर्भाग्य से मैं जाति च्युत हो गया हूं, इसलिए घर नहीं जा सकता। मेरी पत्नी मुझे घर में जाने नहीं देगी, क्योंकि यदि वह ऐसा करेगी तो उसे भी जाति च्युत कर दिया जाएगा। लेकिन आप जातिच्युत हो कैसे गए? ऐसा हुआ कि मैं व्यापार के सिलसिले में बूटावल गया था। जब उस स्थान से लौट रहा था तो रास्ते में बीमार पड़ गया और एक सराय में ठहर गया। वहां एक निचली जाति का आदमी जो मेरी सेवा कर रहा था, उसी मरता क्या ना करता, उसी का पकाया हुआ खाना मैंने खा लिया और मैं जाति च्युत हो गया। कृपा कर मुझे रात भर अपने विहार में ठहरने दें।
सवेरे में पुलिस थाने जाऊंगा तो जो कुछ वहां बताऊंगा जुर्माना पाऊंगा और मैं दोबारा से वहां का प्रमाण पत्र लेकर के जाति में शामिल हो जाऊंगा और मेरी घरवाली मुझे अपने पास आने देगी। ये छोटा सा वृत्तांत उस नेपाल का जब वो हिंदू राष्ट्र था और भारतवर्ष बौद्ध राष्ट्र था और बौद्धों का कत्ल करके पीछे से खंडर घोंप के इसको हिंदू राष्ट्र बनाया गया और जिस दिन ये देश हिंदू राष्ट्र बना छोटे छोटे से जिलों के देश के रूप में ये विभक्त हो गया। ये झांसी देश है, ये दतिया देश है, ये ग्वालियर देश है, इस तरीके का ये विदिशा देश है। इस तरीके से जैसे जूतों में दाल बटती है इस देश का हाल हो गया। मैं बहुत एहसान मानता हूं भाई पासवान जी, आपने उस नेपाल में जूतों में दाल बटने से उसे रोक लिया और हिंदू राष्ट्र होने से वो बच गया। आज भारतवर्ष में हिंदू राष्ट्र का नारा बुलंद है, आज भारतवर्ष में हिंदू राष्ट्र का नारा बुलंद है। साथियों, इस समाज के लोगों से मेरी शिकायत है, मेरा हिंदू राष्ट्र का नारा देने वालों से नहीं है। ये हिंदू राष्ट्र जिनकी छाती पर जिनके माथे को काम करके करना चाहते हैं, मुझे उनसे शिकायत है। साथियों, अब आप जाग जाओ और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के उस संदेश को याद रखो जिसे मैंने अपने यहां वेल्ड करा के रखा है। बाबा साहब कहते हैं, पूरे होशो हवास में कहते हैं, सारी दुनिया का अध्ययन करके कहते हैं, यू हैव टू लिव बेटर देन बेस्ट, यू हैव टू लिव बेटर देन देयर बेस्ट। जो इन हिंदुवादियों के बेस्ट से बेस्ट हैं, हमें उनसे भी बेटर बनना है। ये बाबा साहब का सपना पूरा होगा, परामर्श से पूरा होगा, परमार्थ से पूरा होगा, परिश्रम से पूरा होगा, दिन रात की भागदौड़ से पूरा होगा। कैसे पूरा होगा? जैसे भाई पासवान जी जब पिछली बार आए थे, नेपाल के एक क्रांतिकारी योद्धा थे, मगर आज हमारे बीच में आए हैं तो इनके साथ में ये अकेले नहीं आए हैं, इनके साथ में सिक्योरिटी आई है, मंत्री का पद आया है, गौरवशाली स्थान आया है। हम आप सबकी ओर से आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और कामना करते हैं कि आपसे प्रेरणा लेकर के आपकी जाति के, हमारी जाति के, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन के दूसरे देशों में भी जो लोग हैं वो भी कुकुरमुत्ते की तरह ऊपर उठेंगे और अपनी अपनी सरकार में सम्मानजनक स्थान पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जितना सोच के आया तो उससे ज्यादा बोल गया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। धन्यवाद। सर, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, गलती से मेरे मुंह से बुजुर्ग शब्द आ गया था कि आपके फायर ब्रांड स्पीच से जो है ऊर्जावान हम लोग महसूस कर रहे हैं। अब सीधा